Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 28th June 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. In this video we'll talk about the US Supreme Court's decision in which they overturned the abortion right. इस decision को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Then we'll talk about the salt sector crisis in India. After that, we'll discuss virtual private networks, VPNs, and then we'll talk about a bird village as a wetland. ये कहाँ पे है? We'll see that. And then lastly, we'll talk about recession. So let's begin with it. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला आर्टिकल यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन से रिलेटेड है in which they have overturned the abortion rights in US. Recently, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने अपना लैंडमार्क डिसीजन जिसके अंदर उन्होंने अबॉर्शन को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्टेब्लिश किया था, इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया है. सो इन दिस आर्टिकल विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस इशू. इससे हम इंडिया के अंदर भी अबॉर्शन लॉज क्या हैं वो हम यहाँ पे समझेंगे. अलॉन्ग विद दिस अबॉर्शन लॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे हैं उसका एक जनरल आइडिया हम इस आर्टिकल के साथ डिराइव करेंगे. दिस आर्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू. पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इन पॉलिसीज़ के डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन से क्या क्या इश्यूज़ अराइज होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो लेट्स बिगिन विद इट. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो लैंडमार्क डिसीजन कौन सा था. सो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने रो वर्सेस जेड जजमेंट 1973 के अंदर अपना डिसीजन दिया था, जिसके अंदर उन्होंने अमेरिका में विमेन को अबॉर्शन एज अ राइट टू हैव एन अबॉर्शन ये दिया गया था बिफोर द फीटस इज़ वाइबल आउटसाइड द वॉर्म, दैट इज़ बिफोर 24 to 28 वीक मार्क. तो रो वर्सेस जेड जजमेंट के अंदर 24 to 28 वीक से पहले यूएस के अंदर विमेन दे हैड राइट टू हैव अबॉर्शन. लेकिन अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स दे हैव ओवरटर्न्ड देयर लैंडमार्क डिसीजन. उन्होंने इस जजमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है. अब इसे कहा जा रहा है दैट इन टर्म्स ऑफ विमेन राइट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स इट्स अ स्टेप बैकवर्ड. अब यूनाइटेड स्टेट्स का ये जो डिसीजन है इसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी होगा, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स की हर एक स्फेयर के अंदर एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस है. तो इट इज़ लाइकली कि इससे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अबॉर्शंस हैं वो और स्टिग्मेटाइज हो सकते हैं. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, बिकॉज दिस इन्फ्लुएंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अक्रॉस एवरी स्फेयर इज स्ट्रॉन्ग, and specifically when it comes to women rights and this particular judgment in which United States of America, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट थी जिसके अंदर अबॉर्शन का राइट दिया गया था बिफोर 24 to 28 वीक्स, इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया है. तो यूएस के अलावा बाकी वर्ल्ड में अबॉर्शन लॉज कैसे हैं ये जानना भी ज़रूरी है. तो देखिए, अबॉर्शंस दे आर ईदर बैंड इंटायरली और दे आर परमिटेड विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इन द प्लेसेस. या तो पूरे तरीके से बैन कर दिया जाता है या फिर हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. बहुत कॉमनली अगर हम देखें तो जो लिमिट्स अबॉर्शंस के ऊपर लगाई जाती हैं, इट इज़ ओनली परमिटेड जनरली अराउंड द जेस्टेशनल टाइम लिमिट. जब तक जेस्टेशन का टाइम चल रहा होता है तब तक ही अबॉर्शन यूजुअली परमिटेड होता है. ऐसी कंट्रीज़ जिन्होंने अबॉर्शन कम्प्लीटली बैन कर दिया है, जहाँ पे अबॉर्शन अलाउड नहीं है, तो 24 कंट्रीज़ ऐसी हैं वेयर अबॉर्शन इज़ इलीगल. एंड ये 24 कंट्रीज़ में तकरीबन 5% विमेन पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज यहाँ पे रहते हैं. So these basically include Senegal, Mauritania, Egypt. There are 3 countries in Africa. Then in Asia there is Laos and Philippines. Then in Central America there is El Salvador and Honduras. In Europe there is Poland and Malta. So as per these hardline laws, so women they are imprisoned for getting abortions. तो ऐसी countries जहाँ पे abortion ban है वहाँ पे women को imprisonment हो सकती है. इसके अलावा वी हैव सम कंट्रीज़ जहाँ पे अबॉर्शन परमिटेड है बट देयर आर सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट. लाइक देयर आर 50 countries वेयर अबॉर्शन इज़ परमिटेड ओनली इफ़ द प्रेगनेंसी विल अफेक्ट द विमेंस हेल्थ.
अगर जो विमेन की हेल्थ रिस्क में आती है ओनली देन अबॉर्शन इज़ अलाउड। इस तरह की कंट्रीज़ में लिबिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ईरान, वेनेजुएला, दीज आर द एग्जाम्पल्स। कुछ कंट्रीज़ के अंदर अबॉर्शन तब अलाउड होता है इफ़ इट इज़ द केस ऑफ रेप और फीटल एबनॉर्मेलिटी। तो ऐसे केसेस के अंदर विद रिस्ट्रिक्शंस अबॉर्शन इज़ अलाउड। But then there are some countries where abortion is more easily accessible, like in Canada, Australia, and most of the Europe. There are very few restrictions other than the gestational limits. And most European countries के अंदर within gestational limits के अंदर abortion जो है वो allowed होता है, and यहाँ पे जो commonly limit लगाई जाती है that is 12 to 14 weeks. सो यहाँ से एक बार इंडिया में अबॉर्शन लॉज का क्या स्टेटस है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, इंडिया के अंदर women don't have unrestricted right to abortion. As per the law, we don't have unrestricted right to abortion. Under specific conditions, to certain extent, abortion is permissible based on medical opinion. And for this we have Medical Termination of Pregnancy Act. ये ऐसा legislation है जो कि पार्लियामेंट ने 1971 के अंदर पास किया था, and it has given the licensed medical professionals permission to perform abortion in specific predetermined situation. And ये 1971 के लॉ को recently 2021 के अंदर अमेंड भी किया गया था। तो यहाँ से इंडिया का जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 2021, इसके कुछ फीचर्स हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर जो अबॉर्शन अलाउड है दैट इज़ बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी का अगर अबॉर्शन है, इट विल ओनली रिक्वायर मेडिकल एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर। बट इन केस देर इज़ अबॉर्शन ऑफ अबव और बियॉन्ड 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसे सर्टन सर्कमस्टांसिस के अंदर, जैसे कि देर इज़ सर्वाइवर ऑफ रेप और देर इज़ विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट और अदर वल्नरेबल वुमेन, जैसे कि कोई डिफरेंटली एबल्ड हैं, कोई माइनर हैं, तो उनको सिर्फ बियॉन्ड 24 वीक्स सिर्फ उनके लिए अलाउड है। एंड इवन फॉर दैट दे विल नीड द ओपिनियन ऑफ 2 प्रोवाइडर्स फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एंड फॉर दिस एक स्टेट लेवल के ऊपर मेडिकल बोर्ड जो है वो डिसाइड करते हैं कि क्या बियॉन्ड 20 to 24 वीक्स प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी या नहीं। और ये जो डिसीजन है ये मेडिकल बोर्ड लेता है आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन बाय इंश्योरिंग कि जो प्रोसीजर है इट वुड बी सेफ फॉर द वुमेन, एंड द टाइम फ्रेम दैट इज़ अवेलेबल फॉर द मेडिकल बोर्ड इज़ 3 days। तो जो अपर जेस्टेशनल लिमिट का जो यहाँ पे टाइम लिमिट है, वो अगर फीटल एबनॉर्मेलिटी का केस मेडिकल बोर्ड डिसाइड करती है तो उस केस के अंदर ये अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक सिर्फ एक मेडिकल डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर अबॉर्शन हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है प्रेगनेंसी का। बियॉन्ड 24 वीक्स के केस में आपको 2 प्रोवाइडर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एंड अगर इसके बियॉन्ड भी अगर हम जाते हैं तो देन यू विल नीड अ स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड फॉर दैट। एंड अगर फीटल एबनॉर्मेलिटी का केस आता है तो ऐसे केस में कोई अपर जेस्टेशनल लिमिट नहीं है। देन अगर हम और प्रोविजंस देखें तो यहाँ पे एक एनोनिमिटी का प्रोविज़न भी है कि ऐसा वो वुमेन जिन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया है, हर नेम और हर अदर पर्टिकुलर्स आर नॉट टू बी रिवील्ड एक्सेप्ट फॉर द पर्सन हु इज़ ऑथराइज्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो एनोनिमिटी का क्लॉज भी यहाँ पे आ जाता है। देन अगर हम देखें तो यहाँ पे अनमैरिड वुमेन दे कैन ऑल्सो एक्सेस द अबॉर्शन अगर कोई भी कंडीशन है, बट इट डज़ नॉट मेंशन द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पाउसल कंसेंट। तो स्पाउसल कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, अनमैरिड वुमेन भी अबॉर्शन अवेल कर सकते हैं। एंड इफ़ द वुमेन इज़ माइनर देन द कंसेंट ऑफ द गार्डियन इज़ नीडेड। एंड अगर intentionally it causes a miscarriage, so there is section 312 of IPC which intentionally causes a miscarriage as a criminal offense. Now इस अबॉर्शन लॉ की सिग्निफिकेंस अगर हम देखें, इस पूरे इशू की अगर हम बात करें, तो रिप्रोडक्टिव चॉइस एक पर्सनल लिबर्टी है जिसे हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 21 से डिराइव कर सकते हैं। सो इट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। Reproductive choice being our personal liberty, and personal liberty be derived from Article 21 of the Constitution, it becomes the constitutional right. Plus यहीं पे
अगर हम ये लॉ देखें तो इस लॉ के अंदर एक काफ़ी बड़ा रिप्रोडक्टिव राइट और डिग्निटी वुमेन को दी जाती है, एज अबॉर्शन इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द वुमेन। तो इसीलिए इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट अलॉन्ग विद दैट इट गिव्स वुमेन द रिप्रोडक्टिव राइट। एंड देन ऑल्सो यहाँ पे जो प्राइवेसी क्लॉज है, तो जो रेप विक्टिम हैं, जो वनरेबल विक्टिम्स हैं, दे आर ऑल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम इट। ऑल्सो जो डेथ्स हैं, जो इंजरीज हैं फ्रॉम अनसेफ अबॉर्शन, दे कैन बी लार्जली प्रिवेंटेड बिकॉज ऑफ दीज सर्विसेज विच आर परफॉर्म्ड बाय लीगली ट्रेन्ड प्रैक्टिशनर्स। तो इससे सेफ अबॉर्शन एनकरेज होता है। अनसेफ अबॉर्शन की वजह से होने वाली डेथ्स और इंजरीज यहाँ से रिड्यूस हो जाती हैं। बट देन ऑफ कोर्स देर आर क्रिटिसिज्म टू दिस एज वेल। जैसे कि अब हम बोर्ड की बात करते हैं, जैसे कि द बोर्ड्स आर अननेसेसरी एंड दे आर इन्वेडिंग इन टू द प्राइवेसी ऑफ अ प्रेगनेंट वेमेन, एंड विच बेसिकली पुशेज द लेबेरियस प्रोसेस अ वेमेन हैड टू अंडरगो फॉर गेटिंग एन अबॉर्शन। और यहाँ पे जो लॉ है, इट डज नॉट परमिट अबॉर्शन एट विल। Critics, it basically says that it pushes women to access the illicit abortions under the unsafe conditions. तो at will का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं आता, so therefore इसे हम no personal choice भी बोल सकते हैं। बोर्ड का डिसीजन क्या होगा if the gestational limit जो है वो 24 वीक्स तक पहुँच जाती है। ऑल्सो अगर कुछ ऐसे केसेस हैं, लाइक सपोज इट एनहांसेस द gestation लिमिट फॉर अ लीगल अबॉर्शन फ्रॉम 24 वीक्स ओनली फॉर सम स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ वुमेन। 24 वीक्स तक 20 वीक्स तक रैदर जो अबॉर्शन है वो आप ईजिली आप करवा सकते हैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस के बेसिस पे। लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे 24 वीक्स gestation लिमिट पुश हो गई है, तो ऐसे केस में कुछ ही सर्टन कैटेगरी ऑफ women हैं, दोज हु कैन get abortion. So those women who don't fall into the category, they will not be able to seek abortion beyond 20 weeks. फिर यहाँ पे मेडिकल स्टाफ का भी रोल आ जाता है। मेडिकल स्टाफ की हम बात करें तो देयर इज़ शॉर्टेज। According to 2018 studying in the Lancet, there is 15.6 million abortion they were accessed every year in India as of 2015. So इस एक्ट के थ्रू जो अबॉर्शन इट हैज़ टू बी परफॉर्म्ड ओनली बाय द डॉक्टर हु हैज़ स्पेशलाइज्ड इन गायनेकोलॉजी और द ऑब्स्टेट्रिक्स। So Ministry of Health and Family Welfare in 2019 and 20 reported on the rural health statistics. It indicates that there is 70% shortage of gynecologists in rural India. तो मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे आ जाता है। सो अगर हम अबॉर्शन की बात करें, सो हैविंग एन एक्सेस टू लीगल एंड सेफ अबॉर्शन, it is an integral dimension of sexual and reproductive equality, and it must be a crucial element of conventional society. इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट सॉल्ट सेक्टर क्राइसिस। सो इंडिया का सॉल्ट सेक्टर ये एक क्रिटिकल पोजीशन में है, and there is a crisis going on in the salt sector that has hit almost 5 lakh people in Gujarat. तो सॉल्ट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सॉल्ट इंडस्ट्री काफ़ी बड़ा चैलेंज फेस कर रही है, स्पेशली टू मीट द डिमांड एंड इन टैकलिंग द रियलाइजेशन क्राइसिस विच इज़ फेस्ड बाय द सॉल्ट फार्मर्स। जो फार्मर्स हैं दे इनिशियली यूज टू गेट 17 रुपीज़ पर टन, then prices went up in the first years to 27 rupees per ton, and they touched 70 rupees by 1991. So this was the expansion of this cooperative development कि farmers की जो income थी वो per ton of salt increase होती जा रही थी। अब जब हम salt sector की बात करते हैं तो गुजरात का रोल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गुजरात अराउंड 28.5 मिलियन टन्स ऑफ सॉल्ट हर साल प्रोड्यूस करता है, विच इज़ मोर देन 80% ऑफ द कंट्रीज़ टोटल प्रोडक्शन। तो 80% से ज़्यादा प्रोडक्शन सॉल्ट की सिर्फ कहाँ से होती है? गुजरात से होती है। अब सॉल्ट की जब हम बात करते हैं तो सॉल्ट एक सेंट्रल सब्जेक्ट है
ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये यूनियन लिस्ट के अंदर फॉल करता है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दैट सॉल्ट इज़ द यूनियन सब्जेक्ट, ये सेंटर का सब्जेक्ट है। देन अगर हम यहाँ पे इनपुट कॉस्ट देखें तो लेबर की इनपुट कॉस्ट एक सीज़न में इज़ अराउंड ₹1,00,000। बट अगर हम जैसे कि जो प्रोजेक्ट्स हुए हैं, जैसे कि रन सरोवर प्रोजेक्ट दैट वाज बिल्ट टू बिल्ड अ फ्रेश वाटर लेक इन 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, सो दिस विल बेसिकली मेक 50,000 पीपल जॉबलेस। सो व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ सॉल्ट? देखिए, सॉल्ट सी ब्राइन से भी डिराइव हो सकता है, लेक ब्राइन से आ सकता है, सब सॉइल ब्राइन और रॉक सॉल्ट डिपॉजिट्स। सी वाटर से, लेक वाटर से, सब सॉइल रीजन से या सॉल्ट रॉक सॉल्ट से हम जो सॉल्ट हैं ये मेजर सोर्सेज रहते हैं इंडिया के अंदर। फिर अगर हम मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स देखें तो सी वाटर ये बहुत ही बड़ा इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है सॉल्ट को लेकर, एंड देयरफॉर अलोंग द कोस्ट द सॉल्ट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट इज़ लिमिटेड बाय द वेदर एंड द सॉइल कंडीशंस। देयरफॉर जो मेन सॉल्ट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं, मेरीन सॉल्ट मेनली गुजरात की कोस्ट के अलोंग, जामनगर, मीठापुर, झाकड़, चीरा, भावनगर, राजौला, दाहेज, गांधीधाम, कंडाला, मलिया, लावनपुर, ये गुजरात की कोस्ट के अलोंग सॉल्ट प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं। फिर तमिलनाडु का तूतीकोरिन, वेंदारयम, कोविलोंग, ये एरियाज़ हैं। आंध्र प्रदेश में चिनागंजम, इसकापाली, कृष्णापट्टनम, काकीनाडा, नौपाडा, दीज आर द रीजन्स इन आंध्र प्रदेश। तो दिमाग में पिक्चर बिठानी है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, देन कम्स महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। ये 5 मेजर स्टेट्स के नाम याद रख लीजिए जो कि मेरीन सॉल्ट जिनकी कोस्ट पे निकलता है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। देन इनलैंड सॉल्ट वर्क्स की अगर हम बात करें तो वो कैसे होगा? लेक ब्राइन से आप सॉल्ट निकाल सकते हैं, सब सॉइल ब्राइन को यूज़ कर सकते हैं, रॉक सॉल्ट डिपॉजिट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर लेक ब्राइन यूज़ की जाती है और सब सॉइल ब्राइन यूज़ किया जाता है। मेनली जो सांबर लेक वाला एरिया है, नावा, राजास या फिर कुचामन, सुंजनगढ़, पलौडी, ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे इनलैंड सॉल्ट वर्क्स किए जाते हैं। सिमिलरली रन ऑफ कच्छ जो एरिया है गुजरात का, वहाँ पे सब सॉइल ब्राइन यूज़ किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर मंडी रीजन के अंदर रॉक सॉल्ट डिपॉजिट्स निकाले जाते हैं। सो दीज आर द मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो आपके माइंड में ये आइडिया होना चाहिए कि कोस्टल एरिया पे मेरीन डिपॉजिट्स, मेरीन सॉल्ट निकाल सकते हैं, इनलैंड एरिया में लेक ब्राइन और सब सॉइल ब्राइन यूज़ कर सकते हैं और रॉक सॉल्ट डिपॉजिट्स यूज़ कर सकते हैं। Now coming to the main issues, what are the issues that the salt sector is facing? शुरुआत करते हैं फार्मर्स के साथ। तो फार्मर्स दे आर फेसिंग लो प्राइस बिकॉज जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो देर इज़ नो MSP, देर इज़ नो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड देयरफॉर फार्मर्स दे आर फेसिंग बिग इशू ऑफ हैविंग लो प्राइसेस। वर्कर्स जो इस सॉल्ट सेक्टर में काम करते हैं, दे आर ऑल्सो डिस्ट्रेस। They are mainly distressed due to lack of proper system of wages and social security. Then जो cost of living है वो इतनी change नहीं हुई, but जो pricing है वो कम हो चुकी है, वो negative हो चुकी है, and therefore 5 lakh people who work in salt industry directly or indirectly उनके ऊपर इसका असर हुआ है। At the moment, farmers they earn rupees 250 to 300 for a ton of the salt if of what he or she produces, लेकिन जो प्राइस है ये फ्लक्चुएट होता रहता है। अब सॉल्ट एक चीपेस्ट कमोडिटी है एंड देयरफॉर इट गेट्स लीस्ट अटेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट अगर इसी तरह का निगलेक्ट चलता रहा तो इंडिया कैन lose its position because right now India is third largest producer of salt, and by seeing the crisis which is going on in the salt sector, India can lose this position. अब ब्रिटिशर्स ने हिमाचल प्रदेश के अंदर माइनिंग करके मंडी में से जो सॉल्ट है वो लेना शुरू किया। तो देयरफॉर ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट प्रोडक्शन को माइनिंग के साथ स्टार्ट कर दिया,
लेकिन याद रखिए कि माइनिंग के थ्रू ओनली 0.5% जो सॉल्ट है वो प्रोड्यूस होता है। रेस्ट 99.5% का जो सॉल्ट है वो इधर सी वाटर से आता है या फिर सबसॉइल वाटर से आता है, या फिर एंटायरली दैट प्रोसेस इज डन बाय सीडिंग, कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग। एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये सीजनल इंडस्ट्री है, सो इट शुड बी कंसिडर्ड एज एन एग्रीकल्चर। उसके बाद यहाँ पे लॉस का इश्यूज़ भी है। अब फार्मर्स ये कहते हैं कि जो लॉज लगाए गए हैं इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, दे आर एप्लीकेबल टू सॉल्व प्रोडक्शन इवन दो द प्रोडक्शन इज़ डन थ्रू सिंपल सोलर इवेपोरेशन। तो इसको भी माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर लिस्ट कर दिया जाता है, या अगर सिंपली इवेपोरेशन के थ्रू सॉल्ट प्रोड्यूस किया गया है उसके ऊपर भी लॉ इम्पोज हो जाता है। फिर क्योंकि सॉल्ट एक सेंट्रल सब्जेक्ट है लेकिन जो लैंड है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो यहाँ से सॉल्ट को हम दोनों तरीके से डिराइव कर सकते हैं। लैंड के ऊपर काम हो रहा है एंड सॉल्ट जो है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है। सो वी कैन से इट हैज़ टू पेरेंट्स, सेंटर एंड द स्टेट, बट नन ऑफ देम इज टेकिंग केयर ऑफ द सॉल्ट इंडस्ट्री। एंड देन ऑल्सो देर इज़ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। वो वर्कर्स, जो फार्मर्स जो कि इस बिग सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में हैं, उनको प्रेशराइज किया जाता है टू वेकेट द लैंड, एंड मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव प्रॉपर पेपर्स। And though the government has allotted 10 acres for the salt to cultivate, but still lack of documentation भी एक बड़ा खतरा है। And also climate change, वो एरियाज़ जहाँ पे अनसीजनल रेन्स आ रही हैं, फ्लड्स आ रही हैं, इससे प्रॉब्लम होगी। बिकॉज जहाँ पे आपको सॉल्ट प्रोड्यूस करना है वहाँ पे रेन एंड फ्लड नहीं होने चाहिए, वहाँ पे इवेपोरेशन होनी चाहिए जिससे कि वाटर इवेपोरेट होकर सॉल्ट प्रोड्यूस हो सके। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पैटर्न चेंज हो रहा है, इससे आने वाली रेन्स और फ्लड से जो सॉल्ट की प्रोडक्शन है उसके ऊपर एक बड़ा खतरा बना हुआ है। अब अगर हम देखें यहाँ पे कि सॉल्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ कर रही है बाय 8%, वेराज हमारी जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ 3% पे इंक्रीज़ कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट ने सॉल्ट सेक्टर को लेकर अच्छे कदम नहीं उठाए तो डेफिनेटली जो सॉल्ट इंडस्ट्री है इट कैन फॉल इनटू ट्रबल, एंड फॉर दैट वी नीड अ नोडल एजेंसी ताकि ये कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप हो सके, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी फिक्स्ड ऑन द गवर्नमेंट्स एज वेल एज ऑन द मैन्युफैक्चरर्स। वी नीड अ न्यू सॉल्ट एक्ट, अ कॉमन पॉलिसी जो कि पूरी कंट्री के ऊपर अप्लाई हो सके। एंड बेसिकली टू कीप द फार्मिंग अलाइव, द फार्मर्स मस्ट बी गिवन द एक्सेस टू टेक्नोलॉजी so that they can make the final byproduct of their effort. अब सॉल्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप हिस्ट्री में डांडी मार्च के बारे में पढ़ते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह जिसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फर्स्ट स्टेप मार्क किया था। तो यहाँ से एक बार डांडी मार्च के रीजंस को भी पढ़ लीजिएगा। डांडी मार्च क्यों लॉन्च किया गया था, साइमन कमीशन, लाहौर डिक्लेरेशन ऑफ द कांग्रेस, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जीज 11 पॉइंट्स डिमांड्स, एंड सॉल्ट को ही क्यों चुना गया था, ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आज डांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में भी ज़रूर जानिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इट इज़ अबाउट वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो रिसेंटली हमारा जो साइबर सिक्योरिटी वॉच डॉग है CERT in, which is basically the India's Computer Energy Emergency Response Team, Computer Emergency Response Team of India, इन्होंने रिसेंटली कुछ न्यू रूल्स इशू किए हैं रिगार्डिंग VPN, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ VPN, व्हाट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये एक सर्विस है जिसके थ्रू जो ऑनलाइन यूज़र्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय प्रिवेंटिंग देयर IP एड्रेस फ्रॉम बीइंग ट्रैक्ड बाय द वेबसाइट और द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, साइबर क्रिमिनल्स और अदर्स। तो जो यूज़र हैं, यूज़र के IP एड्रेस को यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है कि उसे ट्रैक ना किया जा सके बाय एनी ऑफ द अदर पार्टी। एंड यहाँ पे जो कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, दे मोस्ट फ्रीक्वेंटली they use the VPN, the virtual private network, and mainly for securing the company's network. अब डाटा अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया में कुछ 270 मिलियन VPN यूज़र्स हैं, which basically makes 20% of our country's population.
and therefore basically they use it to access the company network securely, so that company network and that information remains anonymous, and they can access the geo-restricted content, and they can stay safe on public Wi-Fi network, and they can get around the internet curves and other things. तो ये नए रूल्स क्या हैं जो कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने रिलीज़ किए हैं? पहली चीज़ यहाँ पे आती है in terms of storing of the data. Now, by preserving the wide range of data on their customer, including their contact number, their email IDs, their IP address for 5 years. तो यहाँ पे VPN providers को ये mandate किया गया है that they will record and they will keep the customers' logs for 180 days. 180 days तक जो कस्टमर है उसके रिकॉर्ड और उसके लॉग्स को मेंटेन किया जाएगा. देन जो कंपनीज़ हैं दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट. कोई भी अगर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट है तो वो इंडिया का जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उनको प्रोवाइड किया जाएगा विदिन 6 hours ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ इट. And then application अगर हम देखें so they would apply only to individual VPN customers and they will not to the entire corporate VPNs. So they will also apply this to data centers, to be virtual private server providers हैं जो cloud services provide करते हैं, virtual asset service providers और virtual asset exchange provider या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होगी. ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल VPN कस्टमर्स के ऊपर लगेगा, ना कि एंटरप्राइजेज और कॉरपोरेट VPNs के ऊपर. ऑल्सो इट हैज़ द फीचर ऑफ पेनल्टी. सो इफ देर इज़ फेलियर टू फॉलो द रूल, सो दिस विल अट्रैक्ट द पेनल्टीज़ फॉर द VPN प्रोवाइडर्स. एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, ताकि जो प्राइवेसी डाटा है वो एक्सपोज हो टू द गवर्नमेंट. This will also face a stringent know your customer verification process. So whenever you're signing up for VPN services, that will be needed. आपको KYC verification process अब यहाँ पे आएगा. So this will have to state the reason for which they are using it. So what would be the implication of these new rules? देखिए, अब ये जो VPN companies हैं, इससे इन rules की वजह से उनको force किया जाएगा कि वो अपनी storage servers को switch करें. Now जिसकी वजह से वो अपनी कॉस्ट इन्फ्लेट कर सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो एलिमिनेट देयर कोर फंक्शन ऑफ यूज़र प्राइवेसी. अब क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न्स हैं तो इन रूल्स की वजह से ये प्राइवेसी कंसर्न्स भी ट्रिगर हो जाते हैं, बिकॉज मैनी टॉप VPN प्रोवाइडर्स दे हैव थ्रेटन टू लीव द कंट्री इफ़ दे आर फोर्स टू कंप्लाई विद दिस रूल्स. जो कि टॉप VPN प्रोवाइडर है नॉर्ड VPN, जो कि एक नीदरलैंड बेस्ड सर्फशार्क है, they have refused to comply with the government order, and therefore Nord is suggesting that it will leave the country. तो इससे इंडिया की जो IT ग्रोथ है उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. And it has raised the concern of collecting the excessive amount of data within the Indian jurisdiction without robust protection or a mechanism that could lead to more breaches. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट अ बर्ड विलेज एज अ वेटलैंड. सो उदयपुर's bird village is all set to be declared as a wetland. It's about, it is recognized as the bird village. It's a community driven conservation efforts. So in Udaipur district there is Minar, and this Minar is all set to be notified as Rajasthan's new wetland. तो मीनार को बर्ड विलेज बोल देते हैं, स्पेशली बिकॉज यहाँ पे कम्युनिटी मिलकर ऐसे कंजर्वेशन मेजर्स की करती है. तो राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मीनार एक बर्ड विलेज जिसे वेटलैंड डिक्लेयर किया जाएगा. अब यहाँ पे बर्ड विलेज नेम क्यों रखा गया है? देखिए, बेसिकली दीज आर टू विलेजेस, two lakes in the village. One is Brahma and Dhand. So they basically play the host for the number of migratory birds in the winter season. हर साल विंटर्स के अंदर इस विलेज की इन दोनों लेक्स पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स पहुंचती हैं. एंड देन द स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट they initiated this process for the notification of Minar as the wetland.
and it will recognize the role in terms of storage of the sediments, the nutrients, and इससे जो local authorities हैं they can maintain the Brahma and the Dhan lakes well. Now राजस्थान के अंदर इससे पहले भी दो wetlands हैं जो present हैं. One is Koladev Ghana in the Bharatpur district and the other one is the Sambhar Salt Lake in the Jaipur district. अब इसके बाद उदयपुर के इस मीनार बर्ड विलेज की बारी है. नाउ मीनार विलेज के अंदर एक बहुत ही हेल्दी इकोसिस्टम डेवलप किया गया है फॉर द बर्ड्स इन द लास्ट 4 years, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलिंग की जाती है. कोई बर्ड अगर वो इंजर्ड है तो उसको रेस्क्यू किया जाता है. अगर किसी ने पोचिंग की तो उसकी रिपोर्टिंग की जाती है. यहाँ पे जो वॉलेंटियर्स हैं उनको कहा जाता है पक्षी मित्रास. पक्षी मित्रा मीन्स फ्रेंड्स ऑफ द बर्ड्स. So they maintain the lake as the safe haven for the birds. And now in the villages they have stopped using the lake water for irrigation and they have started regular weeding to get rid of the water hyacinth. और अब यहाँ पे जो पंचायत हैं they have also prohibited fishing in the water bodies as well. अब क्योंकि समर्स जब आ जाती हैं तो वाटर लेवल जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, तो उस टाइम पे टैंकर्स के साथ इस लेक के अंदर वाटर को फिल किया जाता है ताकि इस रीजन की जो फिशेस हैं और जो बर्ड्स हैं वो सर्वाइव कर सकें. सो द पक्षी मित्रास दे हैव आल्सो टेकन द स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पैस्चर्स नियर द रिजर्वॉयर्स एज वेल. देन बहुत सारी अराउंड 150 स्पीशीज़ लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स की इस रीजन में आती हैं. इन दिस रीजन ऑफ 2 lakes इन द विंटर सीजन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, वाइट टेल्ड लैपविंग, pelican, marsh harrier, bar-headed goose, common teal, green shank, pintail, wagtail, green sandpiper, red-vaulted lapwing, ये सब यहाँ पे पहुँचते हैं. So these birds they basically migrate from Central Asia, Europe and Mongolia and they come to this place during winters. And तो हम कह सकते हैं कि ये जो इससे पहले मेवाड़ के जो रूलर्स थे उनकी जो हिस्ट्री है उसे भी यहाँ पे कनेक्ट करती है. बिकॉज मीनार कम्स ऑन द रेडार ऑफ द बर्ड वॉचर्स इन द स्टेट बिकॉज यहाँ पे विलेजेस पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेशन इनिशिएटिव लेते हैं. अब ये जो मूव है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इससे अल्टीमेटली जाकर एक रामसर साइट स्टेटस भी मिल सकता है. तो इससे रामसर साइट स्टेटस जो कि एक रूरल हार्टलैंड के अंदर मेवाड़ रीजन के लिए बड़ी चीज़ होगी. And for better vegetation, for the better status of the wetland, यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टेप है ये up to mark it as a wetland. लेक प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो पाएगी बिकॉज अब यहाँ पे फिर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स जो हैं 2019 के वो एप्लीकेबल हो जाएंगे. सो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव. एट प्रेजेंट इंडिया के 46 वेटलैंड्स ऐसे हैं जो कि रामसर कन्वेंशन के अंदर इंक्लूड होते हैं. And जो wetlands they are regulated by the Wetland Conservation and Management Rules 2017. तो यहाँ से आपका wetland का टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम योर environment and ecology. तो आज आप wetlands के बारे में पढ़िएगा, the significance of wetland, the challenges that the wetland is facing, what are the initiative for the conservation of the wetlands in India. So cover the topic of wetlands in much more detail. आगे बढ़ते हैं. हमारा लास्ट टॉपिक इकोनॉमी से रिलेटेड है. इट इज़ अबाउट रिसेशन. तो रिसेंटली ये बात उड़ रही है बिकॉज राइट नाउ वी सी टुवर्ड्स द साइन ऑफ इकोनॉमिक वीकनेसेस, जो इन्फ्लेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड आ रही है. US इज़ नाउ रेजिंग द क्वेश्चन ऑफ रिसेशन. तो देयरफॉर it is important for us to know the meaning of recession, what are the causes and इसे किस तरीके से prevent किया जा सकता है. So if we talk about the literal meaning of recession, recession तब वो situation है जब economy की जो growth है वो रुक जाती है and rather it starts to shrink. तो मतलब जो GDP है वो कम होनी शुरू हो जाएगी. GDP कम होगी तो लोगों की इनकम डिक्लाइन होगी, एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होगी, रिटेल की सेल कम हो जाएगी. एंड ये उस टाइम पे होता है, हम रिसेशन तब कहते हैं जब किसी एक कंट्री की जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो GDP है वो लगातार 2 consecutive क्वार्टर्स में बेसिकली फॉर हाफ ऑफ द ईयर अगर वो लगातार डिक्लाइन करती है तो ऐसी सिचुएशन को रिसेशन कह दिया जाता है. रिसेशन एंड हो जाती है जब इकोनॉमिक ग्रोथ होनी शुरू हो जाए.
तो recession is when the growth has stopped and the GDP is shrinking for 2 consecutive quarters. इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बैंक्रप्सीज, डिफ़ॉल्ट, फोरक्लोजर्स ये सब बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएंगे, इट विल लो डाउन द कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इट विल ऑल्सो, ये जो एसेट्स के जो प्राइसेस है वो फॉल ऑफ करेंगे एंड इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ होम एंड देयर वुड बी द डिप इन द स्टॉक मार्केट. So that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.